जी आज 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 2-3 है, लेकिन मैम एक का तो फर्स्ट ईयर के तो पेपर्स हो रहे हैं। उसमें ये रैंक की आती है ना जी और हाथ को मुझे पता ही चला नहीं वहाँ हो गया डिवाइस को रिचार्ज किया। हाँ तो मैसेज आया वो कह रहे थे ऑनलाइन हो गई खत्म हो गया कार्ड में बड़ा डालना पड़ता है आई को रजिस्टर नहीं किया।
खत्म हो गया था, खत्म हो गया है। नहीं उसमें थे 2200 की कुछ एमबी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। इवेंट स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इवेंट स्टार्ट ही नहीं हो हम ये बैठने को आए हैं, सब इसकी रहा। सितारे ऐड आइडिया तो भाई हां चल रही है वो। और जो ये स्कैन करना पड़ेगा। हो गया। नेक्स्ट में उसी भी करना। हां कर लेना, ठीक है। टाइम अपडेट करना है ऑलरेडी। ओके। कभी-कभी नहीं भी आता है ना। वो आप 9 बजे तो नहीं आता अक्सर नहीं आता। 9 बजे और 2 बजे 3 बजे अक्सर 9 बजे 3 बजे भी नहीं आता अक्सर। नहीं वो कहते हैं मतलब अंडर स्कूल है 9 बजे आते नहीं 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग। लास्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, हम शॉक पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। हमने 2 स्टेजेस पढ़े थे। स्टेज 1 जो कि जिसको हम कंपनसेटरी या नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज कहते हैं, और स्टेज 2 के बारे में पढ़ा था जिसको हम नॉन कंपनसेटरी या प्रोग्रेसिव स्टेज कहते हैं। कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कल कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि डीकंपनसेटेड या प्रोग्रेसिव स्टेज जो है वो दोबारा रिपीट कर दे। तो स्टेज 2 को हम क्या कहते हैं? डीकंपनसेटरी। इज द नेम इंडिकेट डीकंपनसेटरी मींस दैट कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स बिगन टू फेल। जितने भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स है ना हमारे, वो सारे फेल हो चुके हैं। मेटाबॉलिक और सर्कुलेटरी रीअरेंजमेंट जो है वो मोर प्रोनाउंस हो चुका है, ज्यादा प्रोनाउंस हो चुका है, ठीक है, एक्सीड कर गया है। एंड इंफ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्सेज में बिकम फुली एक्टिवेटेड। और जो इम्यून रिस्पॉन्स, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, जो इम्यून रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, वो फुली एक्टिवेट हो गए हैं। एक मिनट में फैन बंद कर दो, इसकी वजह से शोर आ रहा है। ठीक है, ओके। तो हमारे जितने भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म से सारे फेल हो जाते हैं। मेटाबॉलिक और सर्कुलेटरी रीअरेंजमेंट जो है वो मोर प्रोनाउंस हो जाते हैं, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो फुली एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेज 3 के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, और स्टेज 4 भी पढ़ा था हमने। सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम भी पढ़ा था। गोल्स हम पढ़ रहे थे, गोल्स भी पढ़े थे, जनरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी पढ़ी थी। जनरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में, ठीक है, यहाँ तक न्यूट्रिशनल सपोर्ट तक था। टाइप्स हम पढ़ रहे थे।
आज इंशाल्लाह हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। स्टेज 4 बता दूं, ठीक है। ये कुछ बुक्स है जिन्होंने स्टेज 4 जो है वो मेंशन किया है। स्टेज 4 में असल में इन्होंने कहा है कि ये रिफ्रैक्टरी स्टेज है। अब रिफ्रैक्टरी स्टेज की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं तो रिफ्रैक्टरी स्टेज और जिसको हम मोड कहते हैं मल्टी ऑर्गन सिस्टम, मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिस्फेलियर जो है, इन दोनों का अगर हम देख लें तो चीज ऑलमोस्ट एक ही है। रिफ्रैक्टरी स्टेज में क्या होता है? रिफ्रैक्टरी स्टेज में जो आपका टिश्यू परफ्यूजन है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। पेशेंट जो है वो थेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। पेशेंट जो है वो डिसरिथमियास में चला जाता है। तो अगर एक एक चीज को आप देखें ना तो मल्टी सिस्टम जो है वो सारी फेल हो रही है, थेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। हार्ट अगर कार्डियोवैस्कुलर में देखे तो डिसरिथमिया आ रहा है, ठीक है, टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रही। अगर रिस्पिरेटरी में देखे तो पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ रहा है। ब्रेन में अगर देख रहे तो सेरेब्रल चेंजेस आ रही है, ठीक है। रीनल में देखे तो जीएफआर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टरी स्टेज है ना, यही जो है वो ये कंट्रीब्यूट करता है मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिस्फंक्शन की तरफ या मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन और डेथ की तरफ, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? ओके। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में आई थिंक हमने एक पढ़ा था ना, हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हाइपोवोलेमिक कहां तक पढ़ा था? ठीक है। असेसमेंट का कल कोई पूछ रहा था, कोई एक स्टूडेंट पूछ रही थी असेसमेंट का। तो असेसमेंट जो है वो, असेसमेंट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा जो है वो रिपीट करता हूँ, दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, हाइपोवोलेमिक शॉक है। हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है। हाइपोवोलेमिक शॉक जब आपका सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में। अब सर्कुलेटरी वॉल्यूम कितना कम होगा तो हम उस पेशेंट को हाइपोवोलेमिक की कैटेगरी में डालेंगे। जब ये 15 to 30% तक हमारा ब्लड जो है वो लॉस होगा, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है वो लॉस होगा, तब हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिया में जा रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है। और 15 to 30% वॉल्यूम का मतलब ये है कि 750 से लेके 1500 ml ब्लड जो है वो 70 kg% का लॉस हो चुका है, ठीक है। इसके कुछ कॉजेज थे, एक्सटर्नल कॉजेज है, इंटरनल कॉजेज है। एक्सटर्नल कॉजेज में ये था कि पेशेंट जो है वो पेशेंट का ब्लड जो है वो बाहर जा रहा था, लॉस हो रहा था, ठीक है। फ्लूइड जो है वो लॉस हो रहा था, या तो जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है किसी ट्रॉमा, किसी सर्जरी वगैरह की वजह से, या जो है वो फ्लूइड निकल रहा है डायरेसिस, डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से, ठीक है। या जो है वो पेशेंट वॉमिट और डायरिया कर रहा है, ठीक है, जीआई सिस्टम के थ्रू जो है वो लॉस हो रहा है। इसके बाद अगर हम देख ले इंटरनल की तरफ, तो इंटरनल में फ्लूइड जो है वो शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इंटरनल हेमरेज है तो ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर बर्न है, ठीक है, तो बर्न में जो फ्लूइड सारी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। एसाइटिस है, एसाइटिस में जो थर्ड स्पेसिंग हो जाती है। पेरिटोनाइटिस में जो है वही थर्ड स्पेसिंग हो जाती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन अगर हो गया तो फ्लूइड जो है वो शिफ्ट हो गया कहीं और, तो डिहाइड्रेशन हो गया है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो विनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज होगा, उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो कम जाएगा और टिश्यू की परफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगी। असेसमेंट के बारे में कल एक स्टूडेंट पूछ रही थी, तो असेसमेंट में हम इसमें जो है मेन 4-5 चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री लेनी है और एक्टिव ब्लीडिंग को देखना है, ठीक है।
अगर एक्टिव ब्लीडिंग है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने उस ब्लड को जो है वो ब्लीडिंग को जो है वो स्टॉप करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने एबीजीज करानी है। अब एबीजीज में आपने क्या करना है, एबीजीज में कुछ चीजें हम देखते हैं। एबीजीज में जो आपका आपने पीएच देखना है, ठीक है। आपने जो है वो पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन देखना है, पार्शियल प्रेशर आप कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, ठीक है। बाइकार्ब का लेवल देखना है और साथ साथ हम ऑक्सीजन का लेवल जो है वो देख रहे थे। इसके अलावा जो है वो हम लैक्टेट लेवल देखेंगे, ठीक है। सीबीसी का लेवल चेक करेंगे। सीबीसी में हम मोस्टली जो है वो हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट का लेवल देखेंगे, ठीक है। कोआगुलेशन प्रोफाइल देखेंगे और साथ साथ हम ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। ट्रीटमेंट भी हमने जो है वो पढ़ा है ऑलरेडी, ये हम आज पढ़ेंगे। कार्डियोजेनिक शॉक, आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, वो कार्डियोजेनिक शॉक है। कार्डियोजेनिक शॉक है क्या? तो कार्डियोजेनिक शॉक विच रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर। कार्डियोजेनिक शॉक असल में क्या है, जब हार्ट अपनी कंट्रैक्टिलिटी जो लॉस करता है ना, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी जब लॉस हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं, ठीक है। और ये एक्सट्रीम फॉर्म है हार्ट फेलियर का, ठीक है। गुच्ची का क्वेश्चन है, सर डिहाइड्रेशन इंटरनल कैसी होगी, समझा दें। मतलब डिहाइड्रेशन तो वॉमिट या डायरिया की वजह से मोस्टली होती है, तो एक्सटर्नल कॉजेज भी है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। कार्डियोजेनिक के बाद में बताता हूँ, लास्ट 10 to 15 मिनट में मैं दोबारा से रिपीट कर लूंगा, ठीक है। अब कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है तो हार्ट, ये एक्सट्रीम फॉर्म है हार्ट फेलियर का, उसे हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक में, ठीक है। अब कार्डियोजेनिक शॉक के दो कॉजेज होते हैं, या तो क्रोनरी कॉजेज होंगे या नॉन क्रोनरी कॉजेज होंगे। अब क्रोनरी कॉजेज कौन कौन से? क्रोनरी कॉजेज ये कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर डैमेज फ्रॉम माइकार्डियल इंफार्क्शन, पेशेंट को एमआई है, एमआई की वजह से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डैमेज है। नॉन क्रोनरी कॉजेज कौन कौन से? पेपिलरी मसल जो है वो रप्चर हो गई हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर है, इसके अलावा जो है वो कार्डियोमायोपैथी है, कार्डियक टेम्पोनेड है, अक्यूट मायोकार्डाइटिस है, वाल्वुलर डिजीज है, डिसरिथमियाज है, ठीक है। तो ये सारे वो कॉजेज है जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज है, ठीक है, तो हार्ट जो है वो सही तरह पंप नहीं करेगा, ब्लड जो है वो पुश नहीं करेगा आगे। पेपिलरी मसल जो है वो ठीक नहीं है, हार्ट जो है सही तरह पंपिंग नहीं करेगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर है, ठीक है, वेंट्रिकल का सेप्टम जो है वो खराब है, वो रप्चर हो चुका है, तो हार्ट जो है वो ब्लड जो है वो सही तरह जो है वो उसको ऑक्सीजनेट नहीं कर पाएगा, वो सही दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो है वो मिक्सअप होगा। कार्डियोमायोपैथी है, कार्डियक मसल जो है उसकी मायोपैथी हुई है, ठीक है, तो हार्ट जो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अक्यूट मायोकार्डाइटिस है, वेल्वुलर डिजीज, किसी वॉल के अंदर प्रॉब्लम है, पेशेंट को डिसरिथमिया है, ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से जो है वो हार्ट जो है वो सही तरह पंप नहीं करेगा। अब अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देख ले तो जब हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है उसकी वजह से क्या होगा, एक तो सबसे जो मेन चीज है वो कोरोनरी आर्टरी की परफ्यूजन कम होगी। हार्ट जो है वो ब्लड कम दे रहा है, जब कोरोनरी आर्टरी की परफ्यूजन कम होगी हार्ट को खुद भी कम ब्लड मिल रहा है। जब हार्ट को खुद ब्लड कम मिलेगा तो हार्ट जो है वो और उसके फंक्शन जो है वो डिप्रेस हो जाएंगे। पहली बात, ये जो यहां से यहां तक लाइन आई है ना, ये इंटरचेंजेबली जा रहा है। हार्ट जो है वो पंप सही नहीं कर रहा, यहाँ पे टिश्यू जो कोरोनरी आर्टरी की परफ्यूजन नहीं हो रही, तो फिर से जो है वो हार्ट की फंक्शन जो है वो डिप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम इन कार्डियक आउटपुट। हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम है, कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम कम आएगा, ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो है वो कम जाएगा। अब कार्डियक आउटपुट कम है उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगी, पल्मोनरी में ब्लड कम जा रहा है तो पल्मोनरी कंजेस्ट हो जाएगा। सिस्टेमिक में ब्लड कम जा रहा है, सिस्टेमिक में भी टिश्यू परफ्यूजन जो वो डिक्रीज हो जाएगी और साथ साथ कोरोनरी आर्टरी में भी ब्लड कम जाएगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट फिर क्या होगा,
इधर से टिश्यू परफ्यूजन कम हो रही है, ठीक है, उधर से जो है वो ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल रहा, ठीक है, उधर से जो है वो कोरोनरी परफ्यूजन नहीं हो रही, तो अल्टीमेट फिर क्या होगा, फिर से जो है वो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी जो है वो फिर से डिस्टर्ब होगी, फिर कम होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर हम देखें तो चार चीजें, एक क्या है, सबसे पहले हमने देखना हीमोडायनामिक फाइंडिंग्स, कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली कैसा है। हीमोडायनेमिक का मतलब क्या है कि ब्लड की जो डायनामिक्स है, ब्लड के अंदर जो चेंजेस आ रही है, ब्लड से जो हम रीडिंग्स ले रहे हैं उसमें कौन कौन सी चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 70 mmHg से कम हो जाएगा। सिस्टोलिक जो है वो 90 सॉरी, सिस्टोलिक जो है वो 90 mmHg से कम हो जाएगा। जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है ना वो 70 mmHg से कम हो जाएगा। कार्डियक इंडेक्स जो है वो 2.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर से कम हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी अक्लूजन प्रेशर जो है PaOP ये इंक्रीज हो जाएगा 18 mmHg से। हेमोडायनामिक्स इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे भी कि इसको हम चेक कैसे करते हैं, इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से कैथेटर्स यूज होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज होते हैं, इंशाल्लाह हम हीमोडायनामिक्स आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि किन किन रीडिंग्स में कौन कौन सी चेंजेस आ रही है। तो सिस्टोलिक जो है वो 90 से कम हो जाएगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 70 से कम हो जाएगा, कार्डियक इंडेक्स जो वो 2.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर से कम हो जाएगा, पल्मोनरी ऑक्लूजन प्रेशर जो है वो 18 से इंक्रीज हो जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन या हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, फिजिकली जब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो उसका पल्स जो है वो थ्रेडी या रैपिड होगा, बहुत रैपिड पल्स होगा, क्योंकि हार्ट को सारा कुछ कम मिल रहा है, ठीक है, तो हार्ट जो है वो कंट्रैक्टिलिटी जो है उसकी पावर कम हो गई है, तो कंपनसेट करने के लिए वो जल्दी जल्दी जो है वो कंट्रैक्ट करेगा। दूसरा ये कि पल्स प्रेशर जो है वो नैरो हो जाएगा। पल्स प्रेशर नैरो कैसे होगा, सिस्टोलिक जो है वो भी कम हो गया, ठीक है, डायस्टोलिक भी कम है, ठीक है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के दरमियान ये जो फर्क है ये कम हो जाएगा। डिस्टेंड इन नेक वेन जितने भी है ये सारे डिस्टेंड हो जाएंगे, पेशेंट जो है वो डिज्निया में चला जाएगा। रिस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिस्पिरेटरी क्रैकल्स आएंगे, वीजिंग्स आएगी, ठीक है, डिसरिथमियाज होंगे, पेशेंट जो है वो पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, कूल पेल या मॉइस्ट स्किन होगा, ठीक है, ओलिगोयूरिया, डिक्रीज मेंटेशन लेवल जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट को जो है वो ब्लड नहीं मिल रहा सही तरह, ठीक है। और आपको पता है कि जब ब्लड कम हो जाता है तो ब्लड की कमी की वजह से क्या होता है, सबसे पहला ऑर्गन जो है वो जो डिस्टर्ब होता है वो कौन सा है, वो ब्रेन डिस्टर्ब होता है। 2 से 3 मिनट के लिए अगर ब्रेन को सही सर्कुलेशन नहीं मिले तो ब्रेन डेथ हो जाती है 2 से 4 मिनट में। अच्छा, 3D पल्स क्या है, 3D पल्स जो है, 3D पल्स को हम वीक पल्स बोलते हैं। 3D पल्स इज नोन एज अ वीक पल्स। ये वो पल्स है जो कि आप आसानी से फील नहीं कर सकते, ठीक है, और अगर आप स्लाइटली प्रेशर दोगे ना तो ये गायब हो जाएगा। 3D पल्स का मतलब ये है कि एक तो ये आसानी से फील नहीं होगा, लेकिन अगर आपको फील भी हो गया ना तो अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेशर दिया ना तो प्रेशर के साथ जो है ये गायब हो जाएगा, इसे कहते हैं 3D पल्स, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखेंगे। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर हम देखेंगे कि जो PaO2 का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, आर्टीरियल सैचुरेशन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, ठीक है, रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस के अलावा जो है वो जितनी भी माइकार्डियल मार्कर्स है, क्रेटिनिन काइनेज है, CKMB या कार्डियक ट्रोपोनिन है या ब्रेन टाइप और नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, BNP जिसे हम कहते हैं, ठीक है। हार्ट के जितनी भी कार्डियक जितने भी मार्कर्स है ना, कार्डियक मार्कर्स है वो सारी एलिवेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर रेडियोग्राफिकली हम देखें तो हार्ट जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन जो है वो आपको नजर आएगा।
मेडिकल मैनेजमेंट हमने कैसे करना है, सबसे पहले तो अंडरलाइन कॉज को देखो, अंडरलाइन कॉज जो है वो फाइंड करके उसे करेक्ट करो, और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर लो। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, आपने ऑक्सीजनेशन देना है, ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सपोर्ट करना है, चेस्ट पेन है या बाकी कोई पेन है तो पेन को कंट्रोल करना है, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करनी है, साथ साथ लेबोरेटरी मार्कर सारे साथ साथ देखने और फ्लूइड थेरेपी करनी है। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक ख्याल रखना है कि फ्लूइड कभी भी बोलस में नहीं देना, रैपिड फ्लूइड नहीं देना, क्योंकि रैपिड फ्लूइड की वजह से जो है वो पेशेंट अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसका हार्ट जो है वो फेल हो चुका है, हार्ट उसका ऑलरेडी फेल हो चुका है, हार्ट जो है वो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो अगर आपने बोलस में ज्यादा फ्लूइड दिया एट अ टाइम तो पेशेंट जो है वो पल्मोनरी एडिमा में जा सकता है, हार्ट जो है वो इतना फंक्शनल नहीं है कि उस फ्लूइड को जो है वो सही तरह सर्कुलेट करे। तो आपने इसमें फ्लूइड थेरेपी के अंदर ख्याल रखना है कि बोलस में या रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट नहीं करनी। इसके अलावा हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी करते हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में डोबुटामाइन, नाइट्रोग्लाइसरीन, डोपामाइन, एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, फुरोसेमाइड और एंटी रिदमिक मेडिकेशन जो है वो हम दे देंगे। मैकेनिकल असिस्टिव डिवाइस में हम क्या लगा सकते हैं, मैकेनिकल असिस्टिव डिवाइस में हम जो है वो IABP लगा सकते हैं, ठीक है, TPM लगा सकते हैं और PPM लगा सकते हैं। अब IABP क्या है, IABP है इंट्रा आयोटिक बैलून पंप। हम इंट्रा आयोटिक बैलून पंप लगा सकते हैं। इंट्रा आयोटिक बैलून पंप क्या है, आयोटा के अंदर हम एक बैलून प्लेस कर लेते हैं और वो जो है वो क्या करेगा, उस इंट्रा आयोटिक बैलून पंप की वजह से जो है वो जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी परफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगी, कार्डियक लोड जो है वो, कार्डियक वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा हम क्या लगा सकते हैं, TPM और PPM लगा सकते हैं। TPM क्या है, TPM है टेम्पररी पेसमेकर। हम टेम्पररी पेसमेकर लगा सकते हैं ताकि हार्ट की कंडक्टिविटी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, या अगर हार्ट टेम्पररी पे काम नहीं कर रहा तो हम फिर परमानेंट पेसमेकर लगा सकते हैं। इसके अलावा हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या कैबेज कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट लगा सकते हैं। यहां तक समझ आ गई? इन चीजों की समझ आ गई। IABP क्या है, TPM क्या है, PPM क्या है, एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, कैबेज क्या है। IABP इंट्रा आयोटिक बैलून पंप, ठीक है, इंट्रा आयोटिक बैलून पंप, ठीक है। इसके अलावा TPM है टेम्पररी पेसमेकर, इसके अलावा जो है वो PPM है परमानेंट पेसमेकर। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या फर्क है? एंजियोग्राफी का मतलब ये है कि आपने हार्ट के अंदर कैथेटर डाला, ठीक है, कैमरा डाला और आप जो है उसे देख रहे हो, बाहर से जो है उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उसे क्या है, उसे एंजियोग्राफी कहते हैं। आप एक पिक्चर ले रही हो एनजीओ की, ठीक है, वेसल्स की, ब्लड वेसल्स के अंदर से पिक्चर ले रहे हो और आप वो देख रहे हो, हार्ट के अंदर से पिक्चर ले रहे हो, आप वो देख रहे हो, एंजियोग्राफी कहते हैं। प्लास्टिक का क्या मतलब है, एंजियोप्लास्टी का मतलब ये है कि आपने कैथेटर प्लेस कर दिया, ठीक है, और कैथेटर जो है स्टंट प्लेस किया। स्टंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि प्लानिंग को जो है इतने स्टंट डले हैं, तो स्टंट प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, स्टंट प्लेसमेंट को हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। उसके बाद कैबेज है। कैबेज क्या है, कैबेज जो है वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है। आपने किसी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें अक्लूजन है, उसमें ब्लॉकेज है, तो आपने उसे बाईपास किया, बाईपास सर्जरी कर दी। IABP दोबारा बता दूं, ठीक है, इंट्रा आयोटिक बैलून पंप है। इंट्रा आयोटिक बैलून पंप जो है वो हम मेजर वेसल्स के जरिए आयोटिक आयोटा के अंदर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि जब वो इन्फ्लेट करता है ना, तो सारा ब्लड जो है वो किस तरफ जाता है, वो कोरोनरी आर्टरी की तरफ जाता है, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, IABP पे अलग चैप्टर है इसका अपना, ठीक है। अब IABP में क्या करते हैं, इंट्रा आयोटिक बैलून पंप क्या करता है, आयोटा के अंदर हम एक बैलून प्लेस करते हैं, उसकी वजह से जो है वो कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन जो है वो बेटर हो जाती है, ठीक है, कार्डियक वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इनहेंस हो जाता है, प्रमोट कर जाता है, ठीक है, ओके।
इसके अलावा हम एंजियोप्लास्टी से कितनी प्रेजेंट हार्ट की फंक्शन नॉर्मल पर्सन जैसी हो सकती है? एंजियोप्लास्टी से नॉर्मल पर्सन जैसी नहीं हो सकती, साथ साथ मेडिकेशन लेनी पड़ती है, साथ साथ जो है वो एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एंजियोप्लास्टी से जो है वो साथ साथ आपको मेडिकेशन लेनी होती है, साथ साथ जो है वो अपना डाइट कंट्रोल रखना होता है। एंजियोप्लास्टी में असल में करते क्या है कि मैं आपको बता दूं जरा यहाँ पे एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्लड वेसल है, अब वेसल के अंदर जो है इधर ब्लॉकेज है, वेसल के अंदर इधर ब्लॉकेज है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो ब्लॉकेज है, ये पूरा ब्लॉक हो चुका है। स्टंट प्लेस कर लेते हैं। स्टंट में क्या करते हैं, ये जो एरिया है ना इसके अंदर स्टंट प्लेस कर लेते हैं। इधर एक स्मॉल कैथेटर होता है, उस कैथेटर में क्या होता है, इधर बलून तो नहीं होता लेकिन बलून टाइप जो है वो एक बलून टाइप ही कहते हैं, लेकिन वो असल में स्पेसिफिक मेटल का बना होता है, ठीक है, किसी रबर वगैरह का बैलून नहीं होता, मेटल का बैलून होता है। जब हम इस स्टैंड को प्लेस कर लेते हैं तो हम उस बैलून को क्या करेंगे, उस बैलून को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, इन्फ्लेट कर लेते हैं। जब इन्फ्लेट कर लेते हैं तो ये जो एरिया है इसको वो ओपन कर लेता है। ये जो एरिया है ना ये ओपन हो जाएगा, जो ब्लॉकेज है जैसे वो इन्फ्लेट होगा तो ये एरिया इसी तरह, ये कैथेटर इसी तरह हो जाएगा, ठीक है, कैथेटर इसी तरह हो जाएगा, ये एरिया जो ये इन्फ्लेट हो जाएगा। जब एरिया इन्फ्लेट हो जाएगा तो आसानी से जो है यहाँ से ब्लड फिर गुजर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान की तरह जो है उसके फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते, लेकिन ये है कि उसे जो है वो हार्ट ब्लॉकेज जो है या उस एरिया का ब्लॉकेज जो है वो खत्म हो जाता है और ऑन द टाइम जो है वो सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ फिर उसे मेडिकेशन लेनी पड़ती है, साथ साथ जो है वो बार बार, और ये भी नहीं है कि स्टंट आपने एक दफा डाल दिया तो स्टंट जो है बिल्कुल ये पूरी जिंदगी के लिए काम करता है। स्टंट में भी काफी सारी किस्में होती है, ठीक है। स्टंट भी कुछ देर बाद जो है वो एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। तो स्टंट आपको जब अगर खराब हो जाता है तो स्टंट दोबारा से डालना पड़ता है फिर, ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ मेडिकेशन से ये एक दफा देख लो कि कौन कौन से मेडिसिन जो है वो हम दे सकते हैं शॉक में, ठीक है। हम वेजोकंस्ट्रिक्टर्स दे सकते हैं, वेजोडाइलेटर्स दे सकते हैं, ठीक है, आइनोट्रोपिक ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। और इनकी कौन कौन सी नर्सिंग इम्प्लीकेशन है वो एक दफा देख लो, और हार्ट रेट पे या कंट्रैक्टिलिटी पे या सिस्टेमिक वीनस रेजिस्टेंस पे इसका क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ओके, अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कार्डियोजेनिक शॉक को प्रिवेंट करना है, कोशिश करना है कि सारी ऐसी चीजें करने की पेशेंट जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक में जाए ही ना। अगर पेशेंट जो है वो चला गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपने नेक्स्ट जो आपका काम है वो टेलीमेट्री करनी है, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करनी है कॉन्टिन्यूसली। अब टेलीमेट्री में आपने ब्लड प्रेशर, वाइटल्स जितनी भी है वो सारी चेक करनी है, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग सारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो आपने एडमिनिस्टर करनी है, इंट्रावीनस फ्लूइड जितनी है वो आपने एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर कि पेशेंट को बोलस में इतना फ्लूइड नहीं देना कि पेशेंट जो है वो ओवरलोड में चला जाए। तो आपने फ्लूइड डेफिसिट और ओवरलोड दोनों का ख्याल रखना है, दोनों को बैलेंस रखना है। इसके अलावा आप इंट्रा आयोटिक बैलून पंप काउंटर पल्सेशन जो है, ये उसका पूरा नाम है, इंट्रा आयोटिक बैलून पंप काउंटर पल्सेशन, ठीक है। आईएबीपी का पूरा नाम ये है, इंट्रा आयोटिक बैलून पंप काउंटर पल्सेशन, ठीक है। ये जो आईएबीपी आपने प्लेस किया उसको आपने मेंटेन करना है कि उसकी पल्सेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो रही है कि नहीं, इन्फ्लेट और डिप्लेट के टाइमिंग ठीक है कि नहीं है, साथ साथ उसका वेव जनरेट होता है वो आपने चेक करना है। और इसके अलावा आपने पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट के ऊपर काम करना है, पेशेंट को सेफ रखना है, पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, उसको प्रॉपर पोजीशनिंग में रखना है, प्रॉपर पोजीशन में रखना है पेशेंट को, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की तरफ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स को हम सर्कुलेटरी शॉक्स भी कहते हैं। सर्कुलेटरी शॉक या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या है? The mechanism underlying all distributive shock state is vasodilation that causes pool in peripheral blood vessel. जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स है या जितने भी सर्कुलेटरी शॉक्स है इनमें सेम मैकेनिज्म एक चल रहा है, जो इसमें क्या होता है कि वेसोडाइलेशन होती है
और इस वेसोडाइलेशन की वजह से जो है ब्लड में पूलिंग होती है पेरिफेरल वेसल्स के अंदर। पेरिफेरल जितने भी ब्लड वेसल्स है ना वो पूल जाते हैं, ठीक है। पूलिंग का मतलब ये है कि वहां पे ब्लड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वेसोडाइलेशन हो गया, वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब इसके तीन टाइप्स है, न्यूरोजेनिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है और सेप्टिक शॉक है। न्यूरोजेनिक शॉक क्या है? न्यूरोजेनिक शॉक वेसोडाइलेशन रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ सिंपैथेटिक इनर्वेशन टू द ब्लड वेसल। न्यूरोजेनिक शॉक क्यों होता है? क्योंकि सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो लॉस कर जाता है ब्लड वेसल्स की सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो फेल हो जाती है, इस वजह से वेसोडाइलेशन होती है या बंद हो जाती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक या सेप्टिक शॉक में क्या है? एनाफाइलेक्टिक और सेप्टिक शॉक के अंदर वेसोडाइलेशन रिजल्ट फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ वेसोडाइलेटिंग सब्सटेंस इन द ब्लड के अंदर ऐसे वेसो एक्टिव अमाइंस वगैरह आ जाती हैं कि उसके वजह से जो वो वेसोडाइलेशन हो जाती है। तो न्यूरोजेनिक के अंदर जो वेसोडाइलेशन होती है वो सिंपैथेटिक की वजह से होती है, और एनाफाइलेक्टिक और सेप्टिक के अंदर जो वेसोडाइलेशन हो रही है वो वेसोडाइलेटिंग सब्सटेंस, जितने भी वेसोडाइलेटर्स है उन सब्सटेंसेस की वजह से हो रही है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी ये कि पार्टिसिपेटिंग कोई भी प्रेसिपिटेटिंग इवेंट आया, प्रेसिपिटेटिंग इवेंट का मतलब ये है कि जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन हो रही है, वो प्रेसिपिटेटिंग इवेंट जो है वो सिंपैथेटिक सप्लाई की इनर्वेशन है या सिंपैथेटिक, या जो है वो कोई वेसोडाइलेटिंग सब्सटेंसेस है। वेसोडाइलेशन हो गई, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। मेल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ब्लड जो है वो इधर उधर चला गया, वेसल जो है वो साइड डायलेट है, वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और टिश्यू परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। रिपीट कर दे, ठीक है। क्या रिपीट करूं सहरिश? अच्छा लास्ट स्लाइड रिपीट कर दो, ठीक है। सहरिश, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक या सर्कुलेटरी शॉक के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव और सर्कुलेटरी शॉक्स जितने भी है ना, उसमें वेसोडाइलेशन होती है। उस वेसोडाइलेशन की वजह से जो है वो ब्लड पूलिंग होती है। ब्लड पूलिंग ये है कि ब्लड बहुत ज्यादा चला जाता है पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर तीन तरह की शॉक्स है, तीन टाइप्स है, न्यूरोजेनिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है और सेप्टिक शॉक है, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है? न्यूरोजेनिक शॉक में जो वेसोडाइलेशन हो रही है ना, वो सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो लॉस हो गई है, ठीक है, इस वजह से वेसोडाइलेशन हो रही है। लेकिन एनाफाइलेक्टिक और सेप्टिक के अंदर जो वेसोडाइलेशन हो रही है वो किस चीज की वजह से हो रही है? कि ब्लड के अंदर वेसोडाइलेटिंग सब्सटेंस जो है वो रिलीज हो रही है, उस वजह से हो रही है, ठीक है। अब समझ आ गई? इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी है, कोई भी प्रिसिपिटेटिंग इवेंट आया, चाहे वो जो है वो वेसोडाइलेटिंग सब्सटेंसेस है या जो है वो सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो कट अप हो गई है, उसकी वजह से क्या होगा? वेसल डायलेट कर गए, वेसल्स डायलेट कर गए तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गए, और साथ साथ क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो चुके थे, ठीक है, प्रिसिपिटेटिंग इवेंट में, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और साथ में जो है वो ब्लड मेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब मेल ब्लड जो है वो मेल डिस्ट्रीब्यूट होगा, वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वीनस रिटर्न कम है तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक को ब्लड कम मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो टिश्यू परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेप्टिक, अभी रिस्क फैक्टर्स क्या है सर्कुलेटरी शॉक की? तो सेप्टिक शॉक किन किन लोगों को होता है? सेप्टिक शॉक जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यूनोसप्रेशन इज द मेजर काज ऑफ सेप्टिक शॉक। इम्यूनोसप्रेसेंट है अगर कोई बंदा तो उसे सेप्टिक शॉक हो सकता है। एक्सट्रीम ऑफ एजेस, 1 साल से उम्र कम है या 65 ईयर से ज्यादा है तो सेप्टिक शॉक की चांसेस ज्यादा होते हैं। मेल नरिशमेंट, अगर कोई बंदा मेल नरिश है तो उसे सेप्टिक शॉक के चांसेस होंगे। क्रॉनिक इलनेस है किसी को, या इन्वेसिव कोई भी प्रोसीजर है, आप कोई चीज जो फॉर एग्जांपल आप आईवी भी लगा रहे हो ना, कोई आपको आईवी भी लगा रहा है, सिंपल कोई एक आईवी इंजेक्शन भी लगा रहा है, आईएम इंजेक्शन भी लगा रहा है, ये भी इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो इन चीजों की वजह से भी आपको सेप्टिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूरोजेनिक शॉक की। न्यूरोजेनिक शॉक के ऊपर अगर हम बात करें तो न्यूरोजेनिक शॉक जो है उसकी मेन जो रिस्क फैक्टर्स है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर स्पाइनल इंजरी हो गई है तो आपको न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स जो है वो वहां पे रप्चर हो सकते हैं, वहां पे जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है, उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। या कोई आप ऐसे मेडिसिन ले रहे हो, कोई ऐसा
मेडिसिन आप ले रहे हो जिसका एक्शन जो है वो डिप्रेसेंट है, तो उसने नर्व्स को डिप्रेस किया, उसके वजह से हो सकता है। ठीक है, ग्लूकोज डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। ग्लूकोज डिफिशियंसी की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक क्यों, ये आप लोग मुझे बताओगे। Why glucose deficiency is the risk factor of neurogenic shock? ये आंसर आप लोग करोगे, शाबाश। किसी को कोई आइडिया है कि ग्लूकोज डिफिशियंसी की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक? चलो बाकी चीजें तो मान लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड में सारे जो है वो न्यूरॉन्स है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया, ठीक है, वो भी स्पाइनल के अंदर है, या आप डिप्रेसेंट एक्शन मेडिकेशन का मेडिसिन ले रहे हो तो सारी न्यूरॉन्स जो है वो डिप्रेस हो गई है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज की वजह से कैसे, ग्लूकोज डिफिशियंसी की वजह से कैसे हो सकता है? किसी को कोई आइडिया नहीं है? ग्लूकोज ब्रेन को चाहिए होता है, वेरी गुड फातिमा। नेहा रहीम को कि ठीक है, वेरी गुड, बिकॉज ग्लूकोज ब्रेन फंक्शन के, ठीक है, वेरी गुड, सबको पता है। ठीक है, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जो है वो नहीं मिल रहे तो ब्रेन जो है वो शॉक में जा सकता है, नर्व्स जो है वो, न्यूरॉन्स जो है वो शॉक में जा सकते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, वेरी गुड, सबको पता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल में आप लोग सारे सो रहे थे। चले, नेक्स्ट क्या है, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है? एनाफाइलेक्टिक शॉक के रिस्क फैक्टर क्या है? पेनिसिलिन सेंसिटिविटी है किसी चीज। एनाफाइलेक्सिस का मतलब क्या है? एनाफाइलेक्सिस का मतलब है एलर्जी। आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में आप लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ी है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ी है? नहीं पढ़ी? वेरी गुड। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस नहीं पढ़े आप लोगों ने? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं, एनाफाइलेक्सिस कहते हैं उसे। एनाफाइलेक्सिस का मतलब है एलर्जी, किसी चीज से एलर्जी। तो वो पेनिसिलिन से हो सकती है, वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से हो सकता है, ठीक है, वो किसी बी स्टिंग से हो सकती है, वो लेटिक सेंसिटिविटी से हो सकती है, या किसी फूड से, किसी मेडिसिन से हो सकती है, ठीक है। किसी भी चीज से अगर एलर्जी है तो वो क्या है, वो रिस्क फैक्टर है एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए, क्योंकि पेशेंट जो है उसे एनाफाइलेक्सिस हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट को एलर्जी हो जाएगी और उस एलर्जी की वजह से वो शॉक में जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूरोजेनिक शॉक, अब एक एक पढ़ेंगे। Neurogenic shock result from loss or disruption of sympathetic tone, most often due to severe cervical and upper thoracic spinal cord injury. न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हुआ? न्यूरोजेनिक शॉक में अगर कोई सर्वाइकल या अपर थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक टोन जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि सिंपैथेटिक जितनी भी न्यूरॉन्स है वो सर्वाइकल और अपर थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड से निकले। लेटिक्स सेंसिटिविटी क्या है? लेटिक्स जो हम ग्लव्स यूज करते हैं ना, एग्जामिनेशन ग्लव्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जो हम एग्जामिनेशन ग्लव्स यूज करते हैं ना, ये लेटेक्स के बने होते हैं, ठीक है, ये लेटेक्स के बने होते हैं। इससे भी कुछ लोगों की एलर्जी होती है, लेटेक्स से काफी सारी चीजें बनती है, ये ग्लव्स वगैरह लेटेक्स से बनते हैं, ठीक है। तो लेटेक्स सेंसिटिविटी ये है कि कुछ लोगों को उन ग्लव्स से एलर्जी होती है जो एग्जामिनेशन ग्लव्स हम यूज करते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। तो लेटेक्स सेंसिटिविटी का मतलब है लेटेक्स से एलर्जी। लेटेक्स जो है एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है जिससे ग्लव्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक क्यों होता है? जब सिंपैथेटिक टोन डिस्टर्ब हो जाता है तो पेशेंट जो है वो न्यूरोजेनिक शॉक की तरफ जाता है। अब सिंपैथेटिक टोन कब
डिस्टर्ब होता है जब सर्वाइकल या अपर थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, क्योंकि जितनी भी सिंपैथेटिक नर्व्स है या सिंपैथेटिक सप्लाई है वो सर्वाइकल और अपर थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड से निकली है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया रादर देन टेकिकार्डिया। एक चीज इसमें याद रखना, क्योंकि इसमें जो है वो हाइपोटेंशन में पेशेंट जाएगा, लेकिन साथ साथ पेशेंट जो है वो ब्रेडिकार्डिया में जाएगा टेकिकार्डिया की जगह। ठीक है, इसमें टेकिकार्डिया नहीं होगा पेशेंट को, पेशेंट जो है वो ब्रेडिकार्डिया में जाएगा, हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा ड्राई वार्म स्किन रादर देन कूल मॉइस्ट स्किन सीन इन हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या हो रहा था? स्किन जो था वो कूल और मॉइस्ट हो गया था, लेकिन इसमें जो है वो स्किन जो है वो ड्राई होगा और वार्म होगा। ठीक है, वजह क्या है? पेशेंट जो है वो एक मेन पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है, टेकिकार्डिया में क्यों जा रहा है, ब्रेडी में क्यों नहीं, ब्रेडी में क्यों जा रहा है, टेकी में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसका सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो लॉस हो चुकी है। इस वजह से पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन के साथ साथ ब्रेडी में जा रहा है, टेकी में नहीं जा रहा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राई वार्म स्किन है, कूल मॉइस्ट नहीं है। ड्राई वार्म की हुई है, ड्राई वार्म इसलिए कि पेरिफेरल जितनी भी वेसल्स है ना, सारी सब में पूलिंग हो गई है, सब में ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज है, इस वजह से जो है यहाँ पे स्किन जो है वो वार्म है। ठीक है, ओके। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इंसिन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को स्टेबलाइज करना है, और ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर आपने दिया है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया की वेट करना है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए, या उसका इफेक्ट जो है वो जल्दी खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्टर्स दे सकते हैं, और एक्सटर्नल पेसिंग कर सकते हैं ब्रेडिकार्डिया के लिए स्पेशली, क्योंकि पेशेंट जो है वो टैकी में नहीं जा रहा, ब्रेडी में जा रहे, तो ब्रेडी के लिए हम कोई भी पेसमेकर लगा सकते हैं, टेम्पररी लगा सकते हैं, परमानेंट लगा सकते हैं। टेम्पररी हम लगा लेंगे, ठीक है, जैसे ये शॉक जो ये रिवर्ट हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने पेशेंट को असेस करना है। इसके अलावा आपने एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स पहनानी है। स्टॉकिंग्स का पता है क्या होता है? व्हाट इज स्टॉकिंग्स? ठीक है, एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स क्या है? सॉक्स टाइप्स नहीं है, सॉक्स टाइप लंबे से जो आते हैं, जो नी तक पहुंचते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे शायद हॉस्पिटल में, मोस्टली आईसीयूज में हम पेशेंट्स को पहनाते हैं। एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स कहते हैं उसे, व्हाइट कलर के आते हैं। उससे क्या होता है? उससे पेशेंट की जो अडीमा होता है ना, अडीमा जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आपने पेशेंट को एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स पहनानी है। इसके अलावा अगर पॉसिबल है तो उसकी फीट को जो है वो एलिवेट रखनी है। ठीक है, वेरी गुड सुलेमान। ठीक है, एलिवेट द फुट ऑफ द बेड में मिनिमाइज पुलिंग द ब्लड इनटू लेग्स, क्योंकि ब्लड पूलिंग हो गई है, ठीक है, एक्सटर्नल जितनी भी वेसल्स है या पेरिफेरल वेसल्स जितनी भी है, तो इस वजह से आपने हेड बेड की फुट को जो है वो एलिवेट रखना है थोड़ा सा, ताकि ब्लड जो है वो ब्लड का जो है वो बैक फ्लो इजिली हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा द नर्स मस्ट चेक द पेशेंट डेली फॉर एनी लोअर एक्सट्रीमिटी पेन, रेडनेस, टेंडरनेस एंड वार्मथ। साथ साथ जो है वो आपने क्या देखना है? साथ साथ आपने पेशेंट को डेली चेक करना है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में पेन हो रही है, रेडनेस हो रही है, टेंडरनेस, वार्मथ वगैरह, ये सारी चीजें आपने देखनी है। ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपरीन इज प्रिस्क्राइब। अगर हेपरीन जो है वो, अगर हेपरीन जितना भी प्रिस्क्राइब है वो आपने एडमिनिस्टर करना है, और साथ साथ जो है वो आपने पेशेंट को पैसिवली उसकी रेंज ऑफ मोशंस जितनी भी है उसमें हेल्प आउट करना है, ताकि पेशेंट की रेंज ऑफ मोशंस का ख्याल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक, जैसे मैंने पहले कहा आप लोगों को कि एनाफाइलेक्टिक शॉक को हम एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं या एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। किसी भी स्पेसिफिक चीज, किसी भी स्पेसिफिक एलर्जन से हो सकता है। एलर्जन का मतलब है वो पार्टिकल जिससे एलर्जी हो सकती है, जिसमें ऐसी टेंडेंसी हो कि वो एलर्जी कॉज कर सकती है, उसे एलर्जन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलर्जन से आपको एलर्जी हो सकती है, और उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट हो सकता है। एनाफाइलेक्सिस के अंदर आईजीई एंटीबॉडीज का रोल होता है।
तो एनाफाइलेक्सिस दो तरह का होता है, एक तो या तो इम्यूनोग्लोबुलिन या तो आईजीई मीडिएटेड होगा या नॉन आईजीई मीडिएटेड होगा, लेकिन रोल इसमें सिर्फ और सिर्फ आईजीई एंटीबॉडी का है, किसी और एंटीबॉडी का नहीं है। अब जो नॉन आईजीई है वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आईजीई का उसमें रोल ही नहीं है, वो हम आगे बढ़ते हैं कि नॉन आईजीई क्या है। IgE mediated anaphylaxis क्या है? IgE mediated anaphylaxis ये है कि immune response to a specific antigen, इसका जो immune response है वो specific antigen के खिलाफ होता है। First time immune system is exposed to an antigen, a very specific IgE antibody is formed and circulate in the blood. जब first time आपका एक्सपोजर होता है किसी भी पार्टिकल के साथ, किसी भी एलर्जन के साथ, तो आपकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज जो है वो बन जाती है और वो आईजी एंटीबॉडी जो है वो ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। जब दोबारा सेम एंटीजन के साथ आपके एक्सपोजर होता है, सेम एंटीजन जो है ये मस्ट है, अगर दोबारा जो आप किसी और एंटीजन से होते तो फिर भी वो तो फिर फर्स्ट टाइम हो गया ना। तो अगर दोबारा सेम एंटीजन के साथ आपका एक्सपोजर होता है तो जो सर्कुलेटिंग आईजी है ना, इसके साथ आपका एंटीजन जो है वो बाइंड हो जाता है और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और सारी जितने भी केमिकल मीडिएटर्स है वो रिलीज हो जाती है और एनाफाइलेक्सिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब नॉन आईजीई क्या है? नॉन आईजीई को हम एनाफाइलेक्टाइड रिएक्शंस भी कहते हैं, अगर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ आईजीई एंटीबॉडी। कैसे? First time the person is exposed to an antigen, direct activation of mediator causes the response. Anaphylactide reaction are commonly associated with NSAIDs, including aspirin. NSAIDs जितनी भी ड्रग्स है ना, एस्प्रिन वगैरह, इनकी वजह से क्या होता है कि एनाफाइलेक्टाइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। आईजीई को पता भी नहीं चलता, जैसे हम ये ड्रग लेते हैं और जो बंदा इससे सेंसिटिव है उसके अंदर क्या होता है कि मीडिएटर्स मुख्तलिफ बॉडीज जितने भी मास्ट सेल्स है, बेसोफिल्स है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो क्या कर लेती है, वो मुख्तलिफ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज कर देते हैं। केमिकल मीडिएटर्स क्या है? सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ये सारी क्या है? ये केमिकल मीडिएटर्स हैं। ये सारे केमिकल मीडिएटर्स जो वो रिलीज हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो एनाफाइलेक्सिस में चला जाता है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी, द एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कॉजेज द व्हाइट ब्लड सेल टू सिक्रीट अ केमिकल मीडिएटर दैट कैन कॉज, जैसे ये एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, साथ ही जो है वो व्हाइट ब्लड सेल मुख्तलिफ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज कर लेते हैं। वो मैंने बता दिया आप लोग कौन कौन से केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हो सकते हैं। उन केमिकल मीडिएटर्स की वजह से क्या होता है कि सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन होती है। तो सर पहले टेस्ट डोज दे के चेक कर लेते हैं, हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग, जब आपके पास पेशेंट आता है ना हॉस्पिटल में, तो आप सबसे पहले ये भी पूछते हो, जब आप हिस्ट्री लेते हो, हिस्ट्री में आप ये पूछते हो कि आप किसी ड्रग से एलर्जी, आपको किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए जब पेशेंट कहता है नहीं मुझे नहीं पता, तो हम क्या लिखते हैं? हम ये नहीं लिखते एलर्जीज में, हम नो नहीं लिखते, एलर्जीज में हम हमेशा लिखते हैं NKDA, नो नोन ड्रग एलर्जी। ये आप डॉक्यूमेंटेशन आपको सेव करता है। नो नोन ड्रग एलर्जी का मतलब ये कि हमें नहीं पता कि इसको कौन सी एलर्जी है, कोई नॉन एलर्जी से नहीं है, शायद कोई अननोन एलर्जी हो, ठीक है। जब भी आपने एंटीबायोटिक्स लगानी है ना, एंटीबायोटिक्स हमेशा जो है वो टेस्ट डोज दे के लगानी चाहिए, ठीक है। हमेशा एंटीबायोटिक का टेस्ट डोज दे के लगानी चाहिए। और जो यहाँ पे लोग टेस्ट डोज देते हैं ना, ऐसा टेस्ट डोज नहीं देना, ये गलत तरीका है। ये जो यहाँ पे हॉस्पिटल में लोग देते हैं कि 1 cc एंटीबायोटिक लिया और आईवी में पुश कर दिया। अगर आईवी में जो है वो वेन जो है वो अगर रेडनेस हो गई या स्वेलिंग हो गई तो हम कहेंगे कि चलो ये बंदा तो है ये एलर्जी के या सेंसिटिव है। ऐसा नहीं करना। हमेशा जो है वो टेस्ट डोज हम देते हैं किस तरह, इंट्राडर्मली या सबकट देते हैं। सबकट थोड़ा सा दे देते हैं या इंट्राडर्मली दे देते हैं, उसमें जो है वो हमें पता चलता है। लेकिन उसमें ये है कि वेट करना पड़ता है, 15 to 20 मिनट्स का वेट करना पड़ता है।
तो इस वजह से लोग जो है वो आसानी में आईवी में जो है वो लोग 1 cc दे देते हैं, अगर 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो एंटीबायोटिक लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा एंटीबायोटिक वगैरह का जो है वो हमें टेस्ट डोज जो है वो देना चाहिए। मैकेनिज्म दोबारा रिपीट कर दूं, मैकेनिज्म दो तरह का है, ठीक है, आईजी मीडिएटेड और नॉन आईजी मीडिएटेड है। आईजी मीडिएटेड का मतलब ये है कि इसमें आईजी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है। आईजी एंटीबॉडीज कैसे इन्वॉल्व है? जब फर्स्ट टाइम जो आईजी एंटीबॉडीज जब फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में जो है कोई भी एंटीजन आता है तो आईजी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनती है और वो आईजी जो है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, दोबारा जब सेम एंटीजन के साथ आपका एक्सपोजर होता है, फर्स्ट टाइम में रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, दोबारा जब सेम एंटीजन के साथ आपका एक्सपोजर होता है तो वो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज जो आईजी एंटीबॉडीज है वो उस एंटीजन के साथ जो है वो बाइंड हो जाती है। ठीक है, और WBCs जो है वो मुख्तलिफ केमिकल मीडिएटर्स जो है वो रिलीज कर देती है और उन केमिकल मीडिएटर्स की वजह से सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन, हाइपोटेंशन, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है, कोरोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, आर्टिकेरिया वगैरह और कार्डियक डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरा है नॉन आईजी मीडिएटेड। नॉन आईजी मीडिएटेड ये कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनकी वजह से नॉन आईजी मीडिएटेड एनाफाइलेक्टाइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। एनाफाइलेक्टाइड रिएक्शन का क्या मतलब है? एनाफाइलेक्टाइड रिएक्शन का ये मतलब है कि जब एंटीजन बॉडी में आता है तो उसके साथ जो है वो एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं करती, वो सीधा एक्ट करता है किस चीज के ऊपर? जितने भी हमारे मैस्ट सेल्स है, बेसोफिल्स वगैरह है, उसके ऊपर एक्ट करती है और वो चीजें डायरेक्टली जो है वो केमिकल मीडिएटर्स जो है वो रिलीज कर लेते हैं और उन केमिकल मीडिएटर्स की वजह से ये सारी चीजें हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, कुछ बच्चों, ठीक है, रिपीट। यास्मीन समझ आ गई आपको? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है एनाफाइलेक्सिस की? अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? जनरलाइज एरिदीमा होगा, रेडनेस होगी, अर्टिकेरिया हो सकता है, प्लूराइटिस हो सकता है, ठीक है, खारिश वगैरह होगी उस एरिया के ऊपर, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस होगा, ठीक है, डिस्निया होगा, वीजिंग हो सकते हैं, चेस्ट टाइट हो सकता है, इसके अलावा फीलिंग ऑफ वार्म, वो एरिया जो है वो वार्म रहेगा, ठीक है, आपको जो है वो फीवर भी हो सकता है, नौसिया वॉमिटिंग हो सकती है, एंजियोएडिमा हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है। लेकिन लेटर सिम्टम्स में क्या आएगा कि स्ट्राइडर्स होंगे, लरिंजियल एडिमा हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, सिवियर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन विद स्ट्राइडर, हाइपोटेंशन लीडिंग टू सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा पेशेंट, और LOC जो है ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो खत्म हो सकता है, पेशेंट जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है। मेडिकली हमने किस तरह मैनेज करना है इसको? पॉजिटिव एजेंट को सबसे पहले खत्म कर लो, एलर्जन को पहचानो कि किस चीज की वजह से एलर्जी हुई है, उसको खत्म कर दो, आईवी पास कर दो, जल्दी से आईवी एक्सेस ले लो, साथ साथ पेशेंट के वाइटल्स, पेशेंट को हीमोडायनामिकली जो है वो मॉनिटर करो, ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन दे दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं, सोलोकॉटिप वगैरह लगा लो, एविल लगा लो, जब भी किसी को एलर्जी होती है हम एविल सोलोकॉटिप लगा लेते हैं ना, तो सोलोकॉटिप जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है, एविल जो है ये एंटीहिस्टामिन है, तो ये चीजें लगा लो। अगर ज्यादा जरूरत है तो पेशेंट को इंट्यूबेट कर लो, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन दे दो, आइनोट्रोप्स वगैरह दे दो ताकि हार्ट जो है उसका दोबारा से चल पड़े। अब एपिनेफ्रिन हम कितना दे सकते हैं? एपिनेफ्रिन का डोज कितना है एनाफाइलेक्सिस के अंदर? तो अडल्ट डोज जो एपिनेफ्रिन का है वो क्या है? अगर IV एक्सिस इज नॉट अवेलेबल, अगर IV नहीं है तो एपिनेफ्रिन 0.01 mg पर kg जो है वो लगाना है, मैक्सिमम जो है वो 0.5 mg तक जा सकते हो IM में, लेटरल थाई पे आप लगा सकते हो क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो फिर कोशिश करना है, इतना लगा लिया, नेक्स्ट आपको कोशिश करना है कि IV एक्सिस जो है वो ढूंढ लो। अगर IV एक्सिस मिल गया है तो फिर कितना देना है? एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन 1 mg इन 100 ml, 1 mg आपने देना है 100 ml, ठीक है, और इन्फ्यूजन पंप के जरिए देना है, इन्फ्यूजन पंप के जरिए देना है आपने।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 mg हम 100 ml में डालेंगे तो 10 माइक्रोग्राम जो है वो 1 ml के अंदर आ जाएंगे। 1 ml के अंदर 10 माइक्रोग्राम्स, जिसका रेशो बनता है 1:1 लाख। इसके अलावा आपने इन्फ्यूजन स्टार्ट करनी है 30 to 100 ml पर आवर के हिसाब से। 30 to 100 ml पर आवर के हिसाब से आपने इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है, ठीक है। और साथ साथ आपने रिस्पॉन्स देखना है। आपका एम क्या होना चाहिए कि आपने इस चीज को टाइट्रेट करना है, कम करना है आराम आराम से। और जब आप इन्फ्यूजन स्टॉप कर लेते हो तो स्टॉप इन्फ्यूजन 30 मिनट आफ्टर साइन एंड सिम्टम हैज बीन रिजॉल्व। जब पेशेंट के साइन सिम्टम सारे रिजॉल्व हो जाए, आपने उसके 30 मिनट्स बाद जो है वो इन्फ्यूजन बंद करना है। एब्रप्टली कभी भी बंद नहीं करना, आराम आराम से जो वो नीचे लेके आना है, आराम आराम से अपने टाइट्रेट करना है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट आपकी क्या होनी चाहिए? मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। आपने पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है कि ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। डर्माटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन को केयर देना है, जो उसकी स्किन के ऊपर जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, खारिश हो रही है, रेडनेस हो रही है, ये सारी चीजें वो आपने उसे भी केयर देना है, ठीक है। और पेशेंट को एलर्जीज के लिए इवेलुएट करना है और फ्यूचर रिस्क देखने हैं कि आगे जो इसको किस चीज से एलर्जी हो सकती है, ठीक। यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आई थिंक आप लोगों का नेक्स्ट प्रेजेंटर जो है वो ऑनलाइन हो गया है, तो हमारा टाइम ऑफ हो चुका है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लें, ठीक है। अब टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट प्रेजेंटर जो है वो ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। चले यहाँ पे हम खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सेप्टिक रहता है ना जी, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सेप्टिक से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। आई नो कि कौन कौन प्रेजेंट है, चले मैं अटेंडेंस में लगा लूँ।